हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की ओर। लास्ट क्लास में हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और एडिनपुरा की क्रांति पढ़ी थी। लास्ट वीडियो में हमने एडिनपुरा की क्रांति के साथ जो छावनियों में जो क्रांतियाँ हुई थी उन क्रांतियों के बारे में पढ़ा था। एडिनपुरा क्रांति का वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि एडिनपुरा जोधपुर की एक छावनी थी, जोधपुर रियासत की एक छावनी थी। एडिनपुरा जो पर्टिकुलर गांव है वो पालीमत है। यहाँ पर 21 अगस्त को आबू में पूर्व सैनिक थे। उत्तर प्रदेश के साइड गए सैनिकों को पूर्व सैनिक कहा जाता है। तो उन पूर्व सैनिकों ने 21 अगस्त को आबू में क्रांति कर दी और आबू में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे हॉल। उन हॉल के घर पर आक्रमण किया। हॉल के घर से धन लूट लिया और भी वहां कुछ चीजें मिली, वो लूट ली, टैंक लूट लिए। और इसी क्रांति के दौरान राजस्थान के जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनका पुत्र हॉल के घर में वहां मौजूद था। तो वो पुत्र एलेक्जेंडर वो वहां पर मारा जाता है। फिर मैंने बताया कि जो पूर्व सैनिक आबू में क्रांति करते हैं वो एडिनपुरा आते हैं और एडिनपुरा से अपने बाकी जो साथी थे उन बाकी साथियों के साथ दिल्ली की ओर निकलते हैं। रास्ते में एक जगह पड़ती है खेरवा, पाली में गांव है। उस खेरवा नामक स्थान पर इन विद्रोहियों की मुलाकात अहुआ का संबंध होता है कुशाल सिंह चंपावत। उस कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात होती है। कुशाल सिंह चंपावत इन विद्रोहियों को कहाँ ले जाता है? अहुआ ले जाता है। इसकी खबर जब मारवाड़ के राजा तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट को पड़ती है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन इसको पड़ती है, तो 8 सितंबर 1857 को ये कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ सेना भेजते हैं। बिठोड़ा में एक गांव पड़ता है बिठोड़ा, वहां पर सेना भेजते हैं और वहां पर युद्ध होता है जिसे हम बिठोड़ा के युद्ध के नाम से जानते थे। तो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। अच्छा, मारवाड़ की सेना से कौन? तो मारवाड़ की सेना से सेनापति था कुशल सिंह सिंघवी, ओनार सिंह जो मारवाड़ के किले का किलेदार था, और कैप्टन हितकोट जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेजों की ओर से आया हुआ था। अच्छा, इधर से कौन? तो इधर से कुशाल सिंह चंपावत, एडिनपुरा के सैनिक और कुछ अन्य सामंत थे। अब ये अन्य सामंत भी क्यों? तो ये कहानी मैंने आपको बताई हुई है, पिछली क्लास में आप जाकर देख लें। मैं डिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ, मोटी मोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। ओनार सिंह इसमें मारा जाता है, ये सवाल पूछा हुआ है, ये आप याद रखना। कुशाल सिंह चंपावत इसे जीत जाता है। राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को जब ये बात पता चलती है तो वो मैसेज करते हैं मेजर बर्टन, सॉरी मेजर बर्टन नहीं, मैक मॉसन, मेजर बर्टन का नाम ले रहा हूं मैं, मैक मॉसन होता है, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन था। तो जो एजीजी था उसने मैसेज किया मैक मॉसन को कि तुम मारवाड़ से सेना लेकर आ जा और मैं इधर अजमेर से सेना लेकर आ जाऊं, दोनों मिलकर अब इस बार कुशाल सिंह चंपावत को मारेंगे। बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर को। उसके 10 दिन बाद बिठोड़ा के पास ही एक गांव पड़ता है चेलावास, वहां पर युद्ध होता है 18 सितंबर को। चेलावास का युद्ध होता है। इस वक्त कौन कौन है? तो कुशाल सिंह चंपावत, वही एडिनपुरा के सैनिक और सामंत, और इधर से कौन? तो मैक मॉसन और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मैक मॉसन को मार दिया जाता है, उसका गला काट के अहुआ के किले पर लटकाया जाता है। और एक
चला हुआ युद्ध के बारे में मैंने और बताया कि गोरे और काले, तो इससे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध में इनका साथ देने वाली जो माता जी थे सुगाली माता, उनका बारे में भी हम पढ़े हैं। कहते हैं कि सुगाली माता कोई भी अगर विद्रोही घायल होता या मर जाता, शहीद हो जाता, तो उन्हें वापस जीवित कर देते। इसीलिए 4 महीनों तक तो वापस कोई भी अंग्रेज या कोई भी सेना इधर आने के बारे में सोचती भी नहीं है। फाइनली बाहर से सेना आती है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को इस बार अहुआ में युद्ध होता है और ओनली कुशाल सिंह चंपावत होते हैं। अब कुशाल सिंह चंपावत क्यों? क्योंकि 4 महीनों तक एरिनपुरा वाले सैनिक रुके नहीं, वो दिल्ली की ओर बढ़ गए। मैंने बताया था शिवदान अशोक, बिशन सिंह गुल्लर, अजीत सिंह आखड़ियावार, अड़किया, नाम थोड़ा आ रहा नहीं है, तो इनके बारे में मैंने बताया कि इनके शिवदान जो अशोक थे, इनके नेतृत्व में एरिनपुरा के सैनिक निकल गए। इसके बारे में हम थोड़ी आगे 5 मिनट बाद बात करेंगे। अभी आते हैं हम वापस अहुआ के युद्ध में। तो कर्नल होम्स और मारवाड़ का एक सैनिक आता है हंसराज जोशी सेनापति, ये अहुआ पर आक्रमण करते हैं और ये कुशाल सिंह चंपावत ये सामना करते हैं। जब कुशाल सिंह चंपावत को लगता है कि पार नहीं पड़ेगी, तो एक गांव पड़ता है लांबिया, वहां का सामंत होता है पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह लांबिया बाद में इस अहुआ के युद्ध का नेतृत्व करता है और कुशाल सिंह चंपावत है वो मेवाड़ की ओर चला जाता है। फाइनली 24 जनवरी को कर्नल होम्स अहुआ पर अधिकार कर लेता है। अच्छा, मेवाड़ जाता है तो मेवाड़ में उसे शरण कौन देता है? तो 2 बंदे, सलूमर का केसरी सिंह और कोठारिया का जोध सिंह, ये इनको शरण देते हैं। जोध सिंह तो अपन के नाना साहब थे, उन नाना साहब को भी शरण देते हैं। ठीक है, अभी आके पढ़ेंगे हम जब ताते टोपे पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे नाना साहब के भी बारे में। पेशो बाजीराव थे नाना साहब, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी पेंशन बंद करवा दी गई तो उन्होंने भी क्रांति की थी, झांसी की रानी। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी वापस आते हैं। तो 2 बंदे याद रखना, केसरी सिंह सलूमर का और जोध सिंह कोठारिया का। फिर इधर उधर शरण लेते रहे। फिर कहा अब कितने दिनों तक भागेंगे? तो 8 अगस्त 1860 को नीमच की जो छावनी थी वहां पर सरेंडर कर देते कि भाई हाँ ठीक है। बाद में टेलर आयोग गठित हुआ था इनके जांच के लिए और उस टेलर आयोग के ने इनको निर्दोष घोषित कर दिया। कौन? कुशाल सिंह चंपावत। अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया, यह सवाल पूछा हुआ है। 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यह बात आप ध्यान रखना। अब मैं आता हूं जो सुगाली माता की मूर्ति थी उनके बारे में थोड़ा, कि सुगाली माता की मूर्ति 10 सिर और 54 हाथ की एक काले संगमरमर की मूर्ति थी। अहुआ में इनका मंदिर बना हुआ है। जब 24 जनवरी को अहुआ पर कर्नल होम्स ने अधिकार कर लिया तो इस मूर्ति को सर्वप्रथम राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखा गया। उसके बाद में आज़ादी के बाद में इसे पाली में वागड़ संग्रहालय में रखा गया। अभी वर्तमान में वो पाली में वागड़ संग्रहालय में रखी हुई है। 1857 की क्रांति में विद्रोह के प्रमुख केंद्र था सुगाली माता मंदिर। हाँ, एक मंदिर और था, कामेश्वर महादेव मंदिर। तो ये दोनों मंदिर भी आपको याद रखना है। अब मैं वापस आता हूँ एरिनपुरा वाले पर। एरिनपुरा के सैनिक यहाँ से निकलते हैं 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को यहाँ से निकलते हैं अहुआ से। 16 नवंबर को नारनौल हरियाणा में जगह पड़ती है, वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है गर्राड। वो गर्राड इन एरिनपुरा वाले सैनिकों को हरा देता है। शिवदास अशोक मैंने बताया था,
इसके बाद में भी बाड़लू जयपुर ग्रामीण में अभी ये आने लगा है, सॉरी जोधपुर ग्रामीण में। इस बाड़लू नामक स्थान पर भी 35 दिनों तक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, संघर्ष किया था। बिशन सिंह और अजय सिंह डाकू बन गए थे। कुशाल सिंह चंपावत जो बिटोड़ा के सामंत कान जी होते हैं उनको मार देते हैं। उसके कारण ये लगभग पूरी रामायण होती है। ये एरिनपुरा की मुख्य मुख्य मोटी मोटी बातें थी। आज हम एक नई क्रांति पढ़ने वाले हैं, कोटा। कोटा में क्रांति। कोटा में जो क्रांति है वो जनता द्वारा की गई थी, जन विद्रोह था। यहां पे जो क्रांति होती है वो जन विद्रोह है, जनता द्वारा किया गया है। अभी मैं नाम ले रहा था मेजर बर्टन। एक मिनट थोड़ा पानी पी लो। अभी मैं एक नाम ले रहा था मेजर बर्टन, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। बताया था मैंने कि 3 जून को नीमच में क्रांति होती है, तो उस नीमच की क्रांति के दौरान इनकी पोस्टिंग नीमच की गई थी। ये नीमच गए होते हैं 14 अक्टूबर को। कोटा के राजा होते हैं राम सिंह। जो कोटा के राजा होते हैं राम सिंह, ये इनसे मुलाकात करते हैं 14 अक्टूबर के दिन। इनसे कहते हैं कि मेरे को 3-4 बंदों पर शक है जो कोटा में क्रांति कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले कुछ नाम बताना चाहूंगा। एक थे वकील जयदयाल, एक थे रिसालदार मेहराब खान, ये गोकुल के रहने वाले थे और ये करौली के रहने वाले थे। और ये करौली, सॉरी गोकुल। वकील जो जयदयाल थे, इनको कोटा के जो राजा थे, इन्होंने वकील के पद से हटा दिया था। वकील क्या होता है कि जो रेजिडेंट होता है और जो राजा होता है, इन राज्य और रेजिडेंट के बीच में जो तालमेल स्थापित करवाता है वो वकील, और वो थे जयदयाल। तो कोटा के राजा ने इनको हटा दिया, वकील जयदयाल को। और जो मेहराब खान थे, ये कोटा की सेना में रिसालदार की पोस्ट पे थे। पोस्ट होती है रिसालदार, उस पोस्ट पे थे, तो इनको भी हटा दिया गया। तो मेजर बर्टन ने कहा राम सिंह से कि मुझे कुछ बंदों पर शक है जो कोटा में क्रांति कर सकते हैं। कि राम सिंह ने पूछा भाई कौन कौन? कि एक तो वो वकील जयदयाल जिनको आपने हटाया था, पद से हटाया था, और एक वो रिसालदार मेहराब खान। 2 नाम और बताए थे, एक तो रतनलाल और एक जियालाल। कहा कि इन चारों पर मेरे को शक है। राम सिंह सेकंड ने कहा कोई प्रूफ है? बर्टन ने कहा नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन खबर झूठी नहीं हो सकती, खबर कम पक्की है। ये जो भी बातें हो रही थी, ये बातें लीक हो जाती है। किसी बंदे ने वकील जयदयाल और मेहराब खान इनको बता दिया कि आपको गिरफ्तार होने की बातें चल रही है। एक मिनट रुकना।
कब की बात है? गिरफ्तार होने की। तो 15 अक्टूबर के दिन कोटा में क्रांति कर दी। मेजर बटन को सल्टा दिया। इसके पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर। इनको भी मार दिया गया। ये कि बटन को तो इसकी लाश को पूरे कोटा में घुमाया गया था। कब की बात है? 15 अक्टूबर 1857। मेजर बटन को जब मार दिया गया तो भाई अब क्या करें कि अब जो गिरफ्तार करने वाले बंदा था उसको कौन, कि राम सिंह सेकिन, क्या उसके बारे। तो कोटा पे जनता ने घेराबंदी कर ली। जनता मतलब ये जो वकील जय दयाल रिसालदार मेहराब खां। अब देखो ये रिसालदार मेहराब खां सेना में था, तो काफी सैनिक इनके जान पहचान के थे, सारे इनके कहने पर उतर गए थे। तो कोटा पर क्या कर लिया, इनको अधिकार कर लिया। और कोटा के जो राजा थे राम सिंह सेकिन, इनको कोटा किले में नजरबंद कर दिया। ठीक है, तो कोटा किले में क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। कोटा में एक मंदिर पड़ता है मथुरेश। मथुरेश जी का मंदिर, इसके महंत या कह सकते हैं पंडित पुजारी जी कन्हैयालाल गोस्वामी। जब इनको पता चला कि मेहराब खान ने और जय दयाल ने कोटा के राजा को नजरबंद कर दिया, तो इन्होंने उनसे बात की कि भाई जय दयाल मेहराब क्रांति करी जिक्र की बात को नहीं, लेकिन राजा ने तो यहाँ बंद नहीं करना चाहिए। राजा है एक, खुद की मान मर्यादा इज्जत की हुआ को नहीं हुआ कि ठीक है हुआ। तो मथुरेश जी का मंदिर का जो पंडित था वे बच्चे ये मेरा था, और मतलब ये जगह नेता विद्रोही एक बीच और राम सिंह के बीच समझौता करा हुआ है। मेरा खान के भाई ठीक है मैं मान ले लेकिन मां की शर्ता है कि काई शर्ता क्या लो। गया भाई राम सिंह सेकंड के पास कि भाई वो पालना है इमा शर्ता है साइन करना है। तो क्यों भाई मैं पढ़ लूँ पहले क्या पढ़ लो नहीं पढ़ मैं खुद ले आवा थे खाली साइन करो। तो साइन करियो, नो शर्त आई, समझो तुम कितनी शर्त आई, नो शर्त। साइन करके पानो दियो भाई वकील ने जय दयाल ने। अच्छा देखियो वकील तो मैं हूं, मैं पढ़ लूँ। चलो फिर मैं लिख दो कि मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने मैक मोशन को मरवाया है। गड़े की गाल दी मैक मोशन की मृत्यु को राम सिंह सेकंड का। दूसरी शर्त कही कि मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड
मेहराब खां और जय दयाल को कोटा का प्रशासन सौंपता हूं। तीसरी शर्त कि मैं जो कोटा में क्रांति हुई है उस क्रांति का जिम्मेदार हूं और ये जो भी कोटा का प्रशासन है वो मैं जनता को सौंपता हूं। तो ऐसी कुछ शर्तें थी। ठीक है, समझौता कराने वाला बंदा कौन? तो मदन सिंह। तो कोटा का प्रशासन अब किसके हाथ में? जय दयाल और मेहराब खां। लेकिन बाद में ये मेवाड़ वाले जोधपुर इनके पास भी भेजा गया कि भाई कम छुड़ाओ तो सही। मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह, उनको मैसेज किया राम सिंह सेकंड ने कि घर की बहू बेटे को तो ले जाओ, मैं तो क्यों बनी, माने तो टपका ही दे तो क्यों बनी, बहू बेटे की तो इज्जत रहनी चाहिए। क्या इनको की भरोसा करनी है की कर सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फाइनली एक करौली का बंदा आता है मदन पाल। यहां पर दो बंदे और याद रखना, डॉक्टर थे सेंटलर, एक बंदे का नाम मैं थोड़ा बोल रहा हूं, अभी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं अपनी कहानी के ऊपर कि मेवाड़ के पास भी संदेश भेजा लेकिन कुछ हुआ नहीं। फाइनली करौली का बंदा होता है, राजा होता है मदन पाल। वो कोटा के किले को स्वतंत्र करा था। तो मदन पाल क्या करता है, कोटा के जो राजा होता है राम सिंह उनको रिहा करता है। मैं बता दूं कि ओनली रिहा करवाता है, प्रशासक अभी भी कोटा की जनता के पास है, रिसालदार और मेहराब खान के हाथ में। किसी ने भी कदम नहीं उठाया कोटा को प्रशासन वापस कोटा के राजा को दिलाने के लिए। फाइनली मार्च 1858 को 30 मार्च को एक अंग्रेज अधिकारी होता है रॉबर्ट्स, इसने कोटा को दिया करवाने के लिए। क्रांति कब होती है? 15 अक्टूबर को। वापस रिहा 30 मार्च, 6 महीने तक जो कोटा का प्रशासन है वो जनता के हाथ में था। अब जिसने मेरी प्रजामंडल की क्लास ली है, कोटा प्रजामंडल मैंने बताया था जो 1939 में बनता है नैनूराम शर्मा और अभिन हरि द्वारा, जिनके मैंने 2 अधिवेशन भी पढ़ाए थे 1939 वाले 1612 में, और दूसरा जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा करते हैं, और दूसरा अधिवेशन मैंने बताया था 1940 में होता है, अभिन हरि उसकी अध्यक्षता करते हैं, विजय सिंह पति करते हैं। और मैंने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो प्रजामंडल के, जो कोटा प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे मोतीलाल जैन, उनके नेतृत्व में कोटा की जनता ने कोटा के प्रशासन पर अधिकार किया था। मैंने बताया था कि जब हम क्रांति पढ़ेंगे मैं वहां पर भी बताऊंगा आपको, तो मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ कि प्रजामंडल पढ़ाया। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा की जनता क्या करती है, कोटा के प्रशासन पर अधिकार करती है। वहां मैंने बताया था कि 2 सप्ताह तक कोटा का प्रशासन जनता के हाथ में रहता है, और यहाँ पर 6 महीने तक
कोटा का प्रशासन कोटा की जनता के हाथ में रहता है। रॉबर्ट्स क्या करता है? कोटा को रिहा करवा देता है। हाँ, याद रखना, सैंडलर और सिविल क्वांटम, ये दो बंदे थे, ये भी याद रखना। तो रॉबर्ट्स क्या करता है? कोटा को रिहा करवाता है। और जो मेरा अफगान होते हैं और जो जेतेयाल होते हैं, ये भाग जाते हैं, लेकिन बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके फांसी लगा दी जाती है। कि हाँ भाई, फांसी लगा दी, ठीक है। अब बुलाओ राम सिंह सेकंड को। राम सिंह सेकंड को बुलाया गया तो अंग्रेजों के हाथ में वो जिको 947 पन्नो वो लाग गया। तो तब बुलायो क्यों भाई, वो कहीं है कि भाई सर माते 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 बंदूक रहा कर साइन करवाया है। तो अंग्रेजों को पहले से राम सिंह सेकंड पर डाउट तो था, क्यों? एक तो वो पर्चो मिल गया कि मेजर बर्टन के हत्या को जिम्मेदार कोटा को राजू है राम सिंह सेकंड। मैं आपका एक और क्रांति पढ़ा, जयपुर की क्रांति, बट अभी राजा जय सिंह ही हुए, सॉरी राम सिंह सेकंड हुए। वो राम सिंह सेकंड बट वो पॉलिटिकल एजेंट हुआ मेजर ईडन। फिर मेजर ईडन के कौन माते जिसका क्रांतिकारी हुआ बटा का मैंने गिरफ्तार करवा दिया। और राम सिंह सेकंड बैंक के खिलाफ कोई एक्शन बोल रहा है क्रांति के खिलाफ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। राम सिंह सेकंड कहा भाई सजा तो तेरे को मिलेगी। जब राजा अंग्रेजों के पास जाता तो अंग्रेज उनको गन सैल्यूट देते, तोपों की सलामी देते। और जो राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी थी वो 15 तोपें थी। और ये घटाकर कर दी गई 11। मदन पाल इसके जो मदन पाल था इसके 17 तोपों की सलामी कर दी कि भाई तो हमारी मदद करिए, मांगी हेल्प करिए, मांगो साथ दिए। इस वास्ते था गन सैल्यूट बना हुआ 17 गन सैल्यूट। किसी बंदे की गन सैल्यूट में वर्दी मतलब इज्जत बढ़ गई, गन सैल्यूट में कमी मतलब इज्जत घट गई। तो आ क्रांति मेनली कोटा की क्रांति जनता द्वारा करी गई, ठीक है। एक क्रांति और पढ़ लेंगे, धौलपुर की क्रांति। धौलपुर धौलपुर में अपन दो बातें याद रखना है कि धौलपुर में क्रांति करने वाले बंदा भी बाहर का और क्रांति को दबाने वाले बंदे भी बाहर के थे। क्रांति की शुरुआत की थी वो दो बंदों ने की थी। एक था देवा गुज्जर, एक था भवानी शंकर। इन्होंने तो क्रांति की शुरुआत कर दी थी, लेकिन ढंग से
तरीके से कोई क्रांति करता है तो वो ग्वालियर और इंदौर क्या है। में और गुजर थे। इनके जो नेता थे वो थे रामचंद्र राव और हरि सिंह। एक बात ध्यान रखना, नीमच में मैंने हीरा सिंह बताया था या मैंने हरि सिंह बताया, ठीक है। तो दोनों के नाम में अंतर है। कहाँ के? ग्वालियर और इंदौर। धौलपुर के राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह। सॉरी, भगवंत सिंह। जसवंत सिंह भरतपुर के राजा थे, तो भगवंत सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। इनको लगा कि जब वो पार नहीं पड़ेगी तो पटियाला में इनके रिश्तेदार थे, वहां पे मैसेज किया कि भाई क्रांति होगी, दबाव नहीं। तो पटियाला में सैनिक आई, सेना भेजी गई। कहते हैं कि 200 सैनिक और 4 तोपें थी। जिन्होंने आकर धौलपुर में क्रांति को दबाया। तो जिनकी बातें याद रखने की वे दो ही है। क्रांति करने वाला कौन? तो ग्वालियर का और इंदौर का सैनिक। दबाई कौन नहीं? तो पटियाला का सैनिक। पटियाला में सेना भेजी गई, वे इन क्रांति दबाई। धौलपुर के राजा कौन? तो भगवंत सिंह। अच्छा, पहले क्रांति करने वाले 2 बंदे कौन थे? तो वो थे देवा गुजर और भवानी शंकर। बाद में रामचंद्र राव और हरि सिंह, ठीक है, इन्होंने क्रांति की। तो ये धौलपुर की क्रांति है, छोटी सी क्रांति है। इसके बाद में हम जो भी क्रांतियां पढ़ेंगे वो छोटी छोटी क्रांतियां, और पढ़ने लायक फिर एक बंदा आएगा, वो आएगा तात्या टोपे। 2 क्लासें और है 1857 की क्रांति के बारे में, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा। कल लास्ट क्लास डालने, कल और परसों 2 दिन और क्लास डाल दूंगा। उसके बाद में सीधी क्लास डलेगी 7 तारीख को। मैं बिजी रहूंगा, काम रहेगा मेरे, तो मैं क्लास डाल नहीं पाऊंगा। और 7 तारीख को भी जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं उनके ऑप्शनल सवाल डाल दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।